Hello students, we have studied about sentences. Now we shall study about tenses. जैसा कि हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं. नाउ वन असर्टिव सेंटेंस, ये 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस. सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस फॉर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस. और जैसे मैंने बताया कि आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में. टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप जान रहे होंगे कि अभी तो सेंटेंस के बारे में बता रहे थे और इस वीडियो में जो टेंस के बारे में बताने वाले. सेंटेंस के साथ में टेंसेस बताने ज़रूरी हैं. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही पार्ट्स जो है सेंटेंस होते हैं वही हमें इनमें पढ़ने पड़ते हैं. अब पहले बात करेंगे हम सेंटेंस और टेंस के डिफरेंस की. कि सेंटेंस और टेंस में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सेंटेंस और ए टेंस. तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस एक जैसे आप जानते हैं कि वाक्य होता है. सुबह से लेकर शाम तक जो हम आपस में वार्तालाप करते हैं, अपनी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं. और ये टेंस क्या है? टेंस जो होती है समय सीमा होती है. और जो समय चक्र है, ये टाइम लाइन जैसे खींच रहा हूँ मैं, तो समय को 3 भागों में बांटा गया है. समय को 3 भागों में बांटा गया है. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो कहने में तो थोड़ा डिफरेंस है कि सेंटेंस में और टेंस में. कि सेंटेंस में और टेंस में डिफरेंस क्या है कि बोले जाने में बहुत ही कम डिफरेंस है, बट इसमें बहुत बड़ा अंतर ये है कि सेंटेंस जो होता है एक वाक्य होता है. जो मैंने ही बताया, एक वाक्य होता है जो हम सुबह से लेकर शाम तक और यानी कि हमेशा दिन रात जो भी बातें करते हैं आपस में, वो एक ना एक प्रकार का सेंटेंस होती है. और टेंस जो होता है ये एक समय सीमा है, एक काल है. यानी कि टेंस जो होता है, टेंस को क्या कहते हैं? काल, यानी कि एक समय सीमा. तो जो समय है, समय का जो डिवाइडेशन किया गया है वो 3 भागों में किया गया है. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. जैसे कि यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट जो इस समय चल रहा है, जो इस समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं. प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल. यानी कि ये मान लीजिए जिसे हम इस समय बरत रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस है. और ठीक है ना, पास्ट टेंस. सॉरी, थोड़ा ऐसे देते हैं. पास्ट, प्रेजेंट, यानी कि जो चल रहा है, जिसे हम बरत रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस होता है. और जो अब से पहले समय बीत चुका है, जो पीछे बीत चुका है, वो पास्ट टेंस होता है. जो बीत चुका है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जिसे हम भुगत चुके हैं, ये मान लीजिए जिसे हम देख चुके हैं, ठीक, वो होता है पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस जिसे हम इस समय बरत रहे हैं, जो चल रहा है, वर्तमान काल. और आगे आने वाला जो समय है वो होता है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल. और पास्ट टेंस होता है भूतकाल. और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल. तो टेंस की जो हिंदी निकल कर आई हमारे सामने वो क्या है? काल, यानी कि एक समय सीमा. सेंटेंस जो हुआ एक वाक्य हुआ जो हम बातें आपस में करते रहते हैं और ये अपनी बात व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं अपनी बातों को एक दूसरे से. वो एक वाक्य होता है, सेंटेंस होता है. और टेंस जो होता है एक समय सीमा होती है, काल होता है. यानी कि जो जो चल रहा है वो वर्तमान काल, जो बीत चुका है वो भूतकाल, और जो आने वाला है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती वो भविष्य काल. अब टेंस बताने के लिए, टेंस पढ़ाने के लिए सेंटेंसों को बताना क्यों जरूरी था. हम इस बात पर, इस टॉपिक को लेकर चलेंगे कि इन्हें बताना, इनसे पहले इन्हें बताना क्यों जरूरी था. जिसके ये बताया गया
सेंटेंस और टेंस में जो डिफरेंस है वो हमें पता चला। अब जो टेंसेस हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इनके अपने पार्ट्स होते हैं। तो प्रेजेंट है, इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से 4 पार्ट्स किसके हैं? पास्ट के। सेम वही पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम वही पार्ट्स किसके हैं? फ्यूचर टेंस के हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कितने प्रकार के हुए? 4 4 और 4, कुल हुए 16। 4 4 4 सॉरी 12 ये टाइप्स हुए सेंटेंस के, टेंसेस के। तो जब हम इन्हें ट्रांसलेशन में लेकर चलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि हिंदी से इंग्लिश बनाने का कार्य हम इसमें करेंगे सेंटेंस में, जो ट्रांसलेशन लेके चले हैं हिंदी से इंग्लिश बनाना। तो ये जो पार्ट्स हुए 12, 4 प्रेजेंट, 4 हुए पास्ट और 4 फ्यूचर। तो इनके जो अपने पार्ट्स होते हैं, तो जैसे इंडेफिनिट है और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इनके भी अपने पार्ट्स होते हैं। इनके भी 4 पार्ट्स अपने होते हैं। जैसे इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट्स होते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस है, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। परफेक्ट है, इसके 4 पार्ट्स होंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 पार्ट्स होंगे। तो इस तरीके से 4 4 4 4 16। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के 4, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के 4, पास्ट परफेक्ट के 4 और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 4, टोटल 16। फ्यूचर इंडेफिनिट के 4, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के 4, फ्यूचर परफेक्ट के 4 और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 4, 16। ऑल टोटल 16 16 32 16 48। देखिए 48 पार्ट्स हैं, यानी कि यही पार्ट्स हमने 16 16 किए, पर ये 4 पार्ट्स हैं कौन से? हमारे सामने बात जो है कि 4 पार्ट्स हैं कौन से। मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब इंडेफिनिट का जो पार्ट होगा, आप पहले इसे सही से देख लीजिए, या बार बार वीडियो देखिए, या फिर इसे स्क्रीनशॉट लें इसका, या फिर रिव्यू करते समय नोट करेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस, टेंस से पहले सेंटेंस बताने हमें क्यों जरूरी थे। ये जो बात कर रहे थे हम कि 16 पार्ट्स किस तरीके से, जब हम टेंस लेके चलेंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस लेंगे, और इसका पहला पार्ट होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये अपने आप में क्या है? एक टेंस है। क्या है ये? टेंस है। प्रेजेंट टेंस का पार्ट हुआ तो क्या हुआ है? टेंस। इसका यानी कि कॉन्टिन्यूअस क्या था? वो भी टेंस था, और परफेक्ट वो भी टेंस था, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो भी टेंस था। तो कुल मिला के कितने हुए थे? 4 हुए थे। और ये 4 जो हैं, इनके 4 पार्ट्स मैंने बताए हैं, तब जाके 16 हुए। तो इसका जो पार्ट लिया जाएगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा इनका सभी का, सेम तरीके से अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस निकला है इसमें। सेकंड होगा निगेटिव सेंटेंस। थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो बात अब शुरू होती है कि हमने ये सेंटेंस क्यों बताए टेंस से शुरू कराने से पहले, ट्रांसलेशन से पहले। तो जैसे कि पार्ट से तुम्हारी समझ में बात आ गई होगी कि इनके 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैंने बताया कि इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सेंटेंस के रूप में लेते हैं। ये टेंस है, ये भी टेंस है। उस टेंस के अंदर से जो पार्ट निकलते हैं वो सेंटेंस होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हमने फर्स्ट लिया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहां से लिया गया है? असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब तक हम बात कर रहे थे टेंस के बारे में। ये प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। इनके पार्ट्स कितने हुए? 12। ठीक है, सभी में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही पार्ट्स प्रेजेंट के, यही पार्ट्स पास्ट के और यही पार्ट्स फ्यूचर के। कितने हुए? 12। अब इस 12 में जो जब टेंस से सेंटेंस निकाला तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट। ठीक, तो इंडेफिनिट का जो फर्स्ट हमने लिया, इसका जो 4 पार्ट्स हैं, कौन कौन से इनके सभी के 4 पार्ट्स? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब ये अफर्मेटिव कहां से लिया गया? असर्टिव के फर्स्ट पार्ट से। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको क्लियर करके समझाया गया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। और सेकंड क्या है? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव कहां से लिया गया है? असर्टिव के सेकंड पार्ट से, निगेटिव सेंटेंस। थर्ड पार्ट क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहां से लिया गया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ पार्ट क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये कहां से लिया गया है? सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव और असर्टिव का सेकंड पार्ट निगेटिव सेंटेंस। तो ये 48 टाइप्स की जो सेंटेंस निकले हुए हैं, टोटल जो 48 टाइप के जो निकले हुए हैं, वो हम उन सेंटेंस में कौन से सेंटेंस सीखेंगे? असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि मान लीजिए जो 2 प्रकार के सेंटेंस है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, कुल मिला के 3। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही विस्तार रूप से हम इन तीनों टेंसेज में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्लियर करेंगे। इन्हीं का विस्तारित रूप जो है दोनों सेंटेंसों का, असर्टिव का और इंट्रोगेटिव का, इन तीनों टेंसेज में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्लियर होगा। इसीलिए टेंसेज शुरू कराने से पहले मुझे सेंटेंस के बारे में बताना जरूरी था। इनके जो तीनों पार्ट्स है, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनका सिलेबस अलग टाइप से होता है। और ये जो है असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इनका विस्तार पूर्वक रूप जो हम देखेंगे वो इन टेंसेज में देखेंगे। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं हम टेंसेज। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन पार्ट सेंटेंस के साथ। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट क्या था? इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
और हम बात करेंगे सेंटेंस की। कौन सा पार्ट था फर्स्ट? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, मैं आपके सामने भी बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है, तो इंडेफिनिट सेंटेंस में जो बताया जाता है, यानी कि एक तरह से हैबिट बताई जाती है, हैबिट होती है कि मैं अपना कार्य करता हूँ, बताया जाता है, कथन कहा जाता है। अफर्मेटिव में क्या बताया जाता है? कथन, कि मैं अपना कार्य करता हूँ, वह विद्यालय जाता है, माताजी खाना बनाती है। जो डेली कार्य होने वाले होते हैं, जो डेली चलते हैं, जो डेली चलते हैं, उनके बारे में हम इनमें सीखते हैं। इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनकी पहचान क्या होती है ट्रांसलेट करने के लिए? तो इनकी जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उनके अंत में ता वर्ड्स का यूज है। ता है, ती है, ते हैं, इन वर्ड्सों का यूज होता है क्रिया के अंत में। तो जैसे मैं पहचान लिख रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। अंत में हाँ, हूँ आदि शब्द आते सब आते हैं। यानी कि पूरा जो इंडेफिनिट है, इनमें जो वर्ब दी हुई होती, जो क्रिया जो दी हुई होती है, हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूँ मैं, जो क्रिया होती है, तो उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, इन शब्दों का यूज होता है। जैसे वे बाजार जाते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर में हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे वे बाजार जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जो भी कार्य करता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया, जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होती है। किसी कार्य करने को, यानी कि जो कार्य होता है उसे क्रिया कहा जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें मान लो, देखो, वे बाजार जाते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, वे बाजार जाते हैं, तो यानी कि इसके वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। वर्ब क्या है? जाना, गो। कहाँ जा रहा है? मार्केट, टू मार्केट। अब कहीं जाने के लिए जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में पहुंचता है, तो वहां पर प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर कहीं का यूज किया? टू का यूज किया। अब
सेकंड सेंटेंस लेते हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कार्य कर कौन रहा है, द प्लेयर्स खिलाड़ी, कार्य हो क्या रहा है, खेलना, प्ले, ठीक, और खेल क्या रहे हैं, क्रिकेट। अब बात करते हैं कि क्रिया की पहचानने की, क्रिया कैसे पहचानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं शब्दों का यूज होता है। जैसे वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, तो ये क्या लिखा है, ते हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, क्या करते हैं, ते हैं, यानी ते हैं का यूज हुआ, या भी ते है का यूज हुआ है, खेलते हैं। अब है क्या कि यदि हम सेंटेंस को, जब हम सेंटेंस में कोई भी वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है वर्ब को पहचानने में, तो वर्ब को पहचानने कैसे, यानी कि इसका जो मूल वर्ड होता है, मूल शब्द जो होता है इनका, उनके अंत में ना का यूज होता है। ना का यूज तो यानी कि इन्फिनिटिव में होता है, आगे चल के भी होता है, बट मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर वर्ब शुरू में, आरंभ में पहचानने की वजह से क्या होता है। जैसे ये है जाते, तो जाते जो शब्द बना हुआ है, तो इसका मेन शब्द क्या है, जाना, जाना, तो ना अंत में आया। इसका खेलते हैं, तो इसका मूल शब्द क्या है, खेलना, खेलना, सबके अंत में ना आएगा, तो ये क्या है, ये वर्ब है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हमें वर्ब को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ये लिखा हुआ, मैं उसकी सहायता करता हूँ, क्या लिखा हुआ, मैं उसकी सहायता करता हूँ। अब लिखा हुआ है यहाँ ताहूँ, ताहूँ तो लास्ट में आया, ताहूँ तो ये आया यहाँ, मैं उसकी सहायता करता हूँ। और सहायता होता है हेल्प, हेल्प सहायता, तो जब यहाँ करता हूं तो कर्ता की अंग्रेजी अलग नहीं बनने की, जैसे आई हेल्प हिम, ये सेंटेंस बनेगा, ये आई हेल्प हिम। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर के वर्ब को पहचानने के लिए वर्ब का जो मूल शब्द होता है तो वर्ब का जो मूल शब्द होता है क्रिया का, उसके अंत में ना आता है। तो जैसे जाते के साथ में क्या, जाना, और खेलते के साथ में खेलना, ऐसे ये है, ये कर्ता जो है ये वर्ब नहीं बनेगी, सहायता करना, क्योंकि सहायता जो हम देख रहे हैं, सहायता के अंत में ना शब्द का यूज नहीं हो रहा है, तो सहायता करना, ये पूरा वर्ड है इसका, सहायता करना ये वर्ब लगेगी, आई हेल्प हिम। तो वर्ब की यूज कहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कहाँ लेते हैं, जब हमारा जो होती है सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, आई होता है या यू होता है, तब जो है हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें जो है जो यानी कि प्लूरल नंबर के साथ में, अब सिंगुलर नंबर जो होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस का यूज करते हैं, और वो भी थर्ड पर्सन के साथ,
क्योंकि फर्स्ट पर्सन में तो आई और बी आता है, वी तो प्लूरल है ही, तो आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वी के साथ भी सेकंड पर्सन यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते ही हैं, और प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम जब थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर होते हैं, ठीक है, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं। जैसे इसमें शुरू में होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी में प्लस होकर चलेगी एस या एस, तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम मेरी सहायता करता है, तो सब्जेक्ट हुआ राम, हेल्प्स मी, सहायता करना दोनों का ही हेल्प्स लगेगा, राम हेल्प्स मी, राम मेरी सहायता करता है। और वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर राम हेल्प्स मी, राम मेरी सहायता करता है, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। तो अभी मैंने बताया कि सिंगुलर नंबर के साथ जो थर्ड पर्सन होते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्प, यहाँ पर हुआ हेल्प्स, एस लगाया गया, और ये एस गोज, तो गो में एस लगाया गया। तो आप सही प्रकार से इसे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, और यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करेंगे। यानी कि एस और एस का यूज कहाँ पर करते हैं सही प्रकार से, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे जो अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे।